मेरी नजर में जी। ये अभी का पहला विधानसभा सत्र है जिसमें सत्ताधारियों के तरफ से ज्यादा हंगामा हुआ। जो सत्ता में महायुति है, इनको एक फार्मूला मिल गया है। वो फार्मूला क्या है कि दंगाई हम ही है, विरोधी पक्ष को हम वो भी चांस नहीं देंगे, मुद्दे भी हम ही उठाएंगे, उसका हल भी हमारे पास ही है, उसका हल निकालो करके जो प्रश्न पूछेंगे वो हमारे ही विधायक रहेंगे। कुणाल कामरा का सब्जेक्ट आ गया। अब कुणाल कामरा का जो वीडियो बाहर आ गया है, कुणाल कामरा आज से नहीं कर रहा, इससे पहले भी दो अलग अलग घटनाओं में कुमार कामरा लीगल बैटल लड़ चुका है। आशीष यादव से आप ऑफ कैमरा में पहले भी मिल चुके हैं, तो आशीष जी आपका स्वागत है ऑफ कैमरा में एक बार और। पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र में पुराने दिन लौटने वाले हैं क्या, कि किसी ने किसी पे कुछ कह दिया तो उस जगह पे जाकर तोड़फोड़ मचा देना, मराठी नहीं बोल पा रहा है कोई तो उसको थपड़िया देना, मार देना, ये क्या हो रहा है? ये जो हो रहा है महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पे, ये पुराने दिनों की याद दिलाता है, तो थोड़ा इसको पहले बताएं। देखिए सर जी, बात ऐसी है कि आज महाराष्ट्र में जो सरकार बैठी है उसके पास बहुत भारी भरकम बहुमत है। ऑलमोस्ट 236 एमएलए के साथ महायुति की ये सरकार सत्ता में आई है। लगभग 100 दिन पूरे हो गए, लेकिन 100 दिन का क्या एजेंडा है सरकार का, ये सरकार ने ये जो कल बजटेरी असेंबली सेशन खत्म हुआ उसमें बताने में नाकामयाब हो गई है। इसका कारण ये है कि एक तो विद इन गवर्नमेंट सरकार के बीच में ही दो तीन गुट एक दूसरे के आमने सामने है, जैसे शिंदे गुट है या भाजपा का गुट है या अजित पवार जी का एनसीपी का गुट है। ये तीनों की कश्मकश में सरकार चल रही है। उसमें 3 मार्च से कल 26 मार्च तक जो बजटरी असेंबली सेशन हुआ उसमें आप देखेंगे 147 घंटे यानी 147 घंटे कामकाज हुआ और उसमें सिर्फ 9 विधेयक ये मंजूर हो गए। यानी जो कामकाज हुआ वो कौन से प्रश्न पे हुआ, जिसमें जनहित की कितनी बातें हुई, ये मुद्दा बहुत चर्चा में है, क्योंकि किसी को ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सत्रकाल में विधानसभा के जो जनता के प्रश्न है उसको अच्छे से डिस्कस किया गया हो या जनता के लिए कुछ अच्छे कायदे कानून बनाए गए हो या जनता के प्रश्नों को लेके कुछ हंगामा हुआ हो। जो हंगामा हुआ वो सत्ताधारी बेंच से ज्यादा हुआ। इसका कारण ये पहला मेरी नजर में इतने 20 साल से मैं असेंबली सेशंस कवर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरी नजर में जी। ये अभी का पहला विधानसभा सत्र है जिसमें सत्ताधारियों के तरफ से ज्यादा हंगामा हुआ और उसके कारण ज्यादातर समय असेंबली अध्ययन करनी पड़ी या तहकूब करनी पड़ी या स्थगित करनी पड़ी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बाहर के मुद्दे ये हाउस में ज्यादा चले, सभागृह में ज्यादा चले। जैसे आपने बताया कि औरंगजेब की कब्र का मुद्दा आया। एक तो ध्यान देखिए कि दूसरे ही दिन महाराष्ट्र के एक मंत्री धनंजय मुंडे, इनको भीड़ को घटना के लेकर इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद में जी। सरकार बैकफुट पे गई थी, लेकिन अबू आजमी जो सपा के विधायक है वो सरकार की मदद में आए, उन्होंने औरंगजेब का मुद्दा छेड़ दिया। औरंगजेब बहुत अच्छा था और छावा मूवी में उसको अलग से डिपिक्ट किया गया है, वैसा नहीं है। उसने वो मुद्दा छेड़ने के बाद छावा भी रिलीज हो गई थी तब तक के। उसके कारण क्या हुआ कि वो मुद्दा गरमाया। बाद में औरंगजेब की कब्र का मुद्दा आया, जो छत्रपति संभाजी नगर के 20 किलोमीटर अंतर पे जो खुलताबाद है, वहां पे औरंगजेब की कब्र है। और महाराष्ट्र में ऐसा मानना है, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि औरंगजेब यहाँ आया दक्खन को जीतने के लिए, 27 साल लगे, यहाँ से वापस नहीं गया और उसको यहीं गाड़ दिया गया, यहीं उसकी कब्र बनी। तो यो जो निशानी है कब्र की, वो छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज और बाद में भी सभी की पराक्रम की वो निशानी है, शौर्य की वो निशानी है। लेकिन जिस तरह से भाजपा के नेताओं ने या शिंदे गुट के नेताओं ने औरंगजेब के कब्र का मुद्दा गरमाया, उससे एक अलग राजनीति विद इन असेंबली सेशन भी चली। उसके कारण सत्ताधारी कभी डिमांड करने लगे, कभी मोशन हुआ, कभी फिर जो
विरोधी पक्ष है उन्होंने भी अपनी बात रखने की कोशिश की, उसमें इतना हंगामा बढ़ा और फिर एक एक मुद्दे आए। आपको पता होगा कि ये बजटेरी सेशन था तो बजट भी इसमें पेश किया गया। अजित पवार जो राज्य के वित्त मंत्री है उन्होंने बजट पेश किया। इस बजट की खासियत ये है कि आपने कभी नहीं। अजीत अजीत आपने अजीत पवार का नाम लिया, मुझे पूछने दीजिए, अजीत पवार के सुर थोड़ा बदले लगे। उन्होंने औरंगजेब के मामले में भी बिना नाम लिए हुए एक चेतावनी दे दी। इफ्तार पार्टी के दौरान उन्होंने शायद वो कहा, तो क्या है अजीत पवार का कहना? और मेरा पहला सवाल खो गया, मुझे लग रहा है कि आपने इतने विस्तार से बताया कि महाराष्ट्र में कुणाल कामरा के कॉमेडी वाले वीडियो के बाद जो हुआ, जो तोड़फोड़ की घटना हुई, वो और उसके बाद जो मुझे लग रहा है कि एक मॉल में एक नॉन मराठी व्यक्ति जो कि मराठी नहीं बोल पा रहा था, तो उसके साथ जो मारपीट हुई, आशीष जी, ये दो घटनाएं क्या आपको नहीं लगता कि पुराने वक्त की याद दिला रही हैं? देखिए, पुराने वक्त की बात बोले तो आप कब से बोलेंगे? एक तो ये दो दौर था जिस दौर की आप बात कर रही हैं, वो है 2008, 2009, 2010, 11, 12। उसके बाद में 2014 में जो इलेक्शंस हुए महाराष्ट्र में विधानसभा के, तो बीजेपी की फडणवीस सरकार आई, उन्होंने 5 साल शासन किया, उनके पास भारी भरकम बहुमत था, अच्छे से गया। बाद में 2019 की जो चुनाव हुए, उसके बाद में महाराष्ट्र का पूरा राजनीति का स्ट्रक्चर ही बदल गया, क्योंकि शिवसेना बीजेपी से अलग हुई। शिवसेना जो एक संघ थी, एक साथ थी, वो कांग्रेस के साथ, एनसीपी के साथ गई और बीजेपी विरोधी पक्ष हो गया। उसके बाद में जो राजनीति अलग से होने लगी, फिर बाद में कोविड आया और आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा खामियाजा महाराष्ट्र को भुगतना पड़ा। उसके बाद में एकनाथ शिंदे जी की सरकार आई, जो महायुति की सरकार थी। शिवसेना तितर-बितर हो गई, 2 गुट उसके हो गए, एनसीपी के भी बाद में 1 साल के बाद 2 गुट हो गए। अभी क्या है? अभी ये है कि जो सत्ता में महायुति है, इनको एक फार्मूला मिल गया है। वो फार्मूला क्या है कि दंगाई हम ही हैं। विरोधी पक्ष को हम वो भी चांस नहीं देंगे। मुद्दे भी हम ही उठाएंगे, उसका हल भी हमारे पास ही है। उसका हल निकालो करके जो प्रश्न पूछेंगे वो हमारे ही विधायक रहेंगे। ये सब कश्मकश में अभी ये सरकार 100 दिन से ज्यादा हो गए सरकार चल रही है और वही जमीन पे दिख रहा है। जैसे आपने बात की कि मॉल में आप मराठी क्यों बोल रहे हो, क्यों नहीं बोलते हो, ये मुद्दे छिड़ गए हैं, उसको बड़ा किया जा रहा है। दूसरी बात, जैसे आपने बोला कि कुणाल कामरा का सब्जेक्ट आ गया। अब कुणाल कामरा का जो वीडियो बाहर आ गया है, कुणाल कामरा आज से नहीं कर रहा है। इससे पहले भी 2 अलग-अलग घटनाओं में कुमार कामरा लीगल बैटल लड़ चुका है। इस बार वो कुछ इंटेंशन से एक एजेंडा लेके वीडियो बनाने के लिए मुंबई में आया था। उसने वो वीडियो डालने के बाद, मैं अगर मेरी राय रखूं तो वो वीडियो में सिर्फ एक गाना है एकनाथ शिंदे जी के ऊपर, वो भी कुणाल कामरा ने नाम नहीं लिया है। लेकिन बाकी पूरा जो वीडियो है आधे घंटे का एपिसोड, उसमें आप मोदी जी बोलिए, मोदी भक्त बोलिए, निर्मला सीतारामन बोलिए या मोदी सरकार बोलिए, सबके बारे में उसने नाम लेके या डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ कहा है। रिएक्शन तो बीजेपी के तरफ से आनी थी। मैं यही बात पहले से कह रहा हूं कि जहां बीजेपी आक्रामकता दिखानी चाहिए, वहां बीजेपी के विधायक हो या कार्यकर्ता हो, ये आक्रामक नहीं हो रहे। लेकिन शिंदे गुट और खुद एकनाथ शिंदे एक भी चांस नहीं छोड़ रहे हैं आक्रामक होने का। उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी बीजेपी से छीन ली और जैसे कि हमारे नेता को आपने ऐसा-ऐसा गाने में कहा, भले ही नाम नहीं लिया हुआ होगा, लेकिन आपने उसमें गाना बनाया तो तोड़-फोड़ हो गई, वो स्टूडियो तोड़ दिया गया। और उसके बाद में कुणाल कामरा ने क्या किया? कुणाल कामरा ने जो लेटर लिखा है, जो इंस्टाग्राम पोस्ट लिखी है, उसमें उसने कहा है, अजित पवार जी ने जो कहा वही एग्जैक्टली मैंने कहा। और कुणाल कामरा ने क्या कहा था वो वीडियो में, वो गाने में, तो गद्दार शब्द का इस्तेमाल किया था। इसका पहला जो रिएक्शन आया वो खुद सीएम देवेंद्र फडणवीस की तरफ से आया। उन्होंने कुणाल कामरा ने ऐसे कैसे कहा, गद्दार वगैरह कैसे कहा, ये मुद्दा उठाया और उसके रात में, एक दिन पहले रात में तोड़फोड़ हो गई थी। अब बीजेपी को ये पता था कि ये मसले पे एकनाथ शिंदे जी को जो नैरेटिव जो विरोधी पक्ष
खास करके उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने सेट किया था, वही नैरेटिव कुणाल कामरा और लोगों तक लेके जा रहा है। और उन्होंने उसमें अपॉर्चुनिटी देखी और फिर जो वापस से फिर शिंदे के विधायक ये असेंबली सेशन में भी हाउस में उठाने लगे वही मुद्दा, उस पे फिर आप बोलिए कि इतना हंगामा नहीं, हुआ। आशीष जी, मेरा मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो हुआ वो तो हम सबने देखा। कुणाल कामरा एक ऐसे कॉमेडियन है देश में जो सत्ता विरोधी कॉमेडी करते हैं, है ना, और वो सबको पता है कि उनकी कॉमेडी की लाइन क्या होती है। लेकिन जैसे आपने बोला कि जहां पे बीजेपी को आक्रामक होना था, एक नाथ शिंदे गुट आक्रामक हो गया, एक नाथ शिंदे गुट के लोग वहां पहुंच गए, तोड़फोड़ कर दिया। एक नाथ शिंदे ने खुद मीडिया को इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है लेकिन हर घटना की प्रतिक्रिया होती है। पिछले एपिसोड में हमने बातचीत की थी कि एक नाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो ये एक नाथ शिंदे गुट का कोई फ्रस्ट्रेशन है, या वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, या उनकी कोई रणनीति है, वो बीजेपी से आगे निकलना चाह रहे हैं? मतलब क्या है ये कार्रवाई क्या है? देखिए, एकनाथ शिंदे के गुट को ये पता है कि उनको उनकी न्यूसेंस वैल्यू बरकरार रखनी है। एकनाथ शिंदे जी अभी भी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो डिप्टी सीएम है, उनको सीएम बनना है। ये बात किसी से भी छिपी नहीं है, ये देवेंद्र फडणवीस भी जानते हैं, ये अजित पवार जी भी जानते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे खुद ये नहीं जान पा रहे हैं कि वो किसके बलबूते पे सीएम बनेंगे, क्योंकि उनके नंबर्स बीजेपी से कम है। और सीधा सीधा फार्मूला है, जिसके ज्यादा चुन के आए हैं और डबल चुन के आए हैं वो बीजेपी का सीएम हुआ है। अब एकनाथ शिंदे जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका गुट और वो बीजेपी से ज्यादा हिंदुत्व के मुद्दे को लेके, या मोदी जी के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको लेके, या सरकार के नीतियों के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको लेके ज्यादा आक्रामक है। और वो आक्रामकता दिखाने में वो स्कोर भी सेटल कर रही है, क्योंकि ये विधानसभा सत्र में, जो विधानसभा सत्र के पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ये चाहते थे कि एकनाथ शिंदे जी के कई डिसीजंस को स्टे दिया जाए, उनकी इंक्वायरी किया जाए, उसमें से ज्यादातर डिसीजन और इंक्वायरी पेंडिंग हो गई है, क्योंकि दबाव एकनाथ शिंदे जी की तरफ से भी आया है। और एकनाथ शिंदे जी इतने ओवर स्मार्ट हो रहे हैं कि वो कोई भी अपॉर्चुनिटी विद इन हाउस और हाउस के बाहर छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये इसमें ये सरकार शुरू है। और देखिए, अब बात यहां तक आ गई है कि अगर हाउस वेल मेंटेन करके चलाना है तो ये सीएम का विधानसभा के नेता के नाम नेता के तौर पे उनका हक है। लेकिन यहाँ नागपुर का जो हिंसाचार हुआ, नागपुर की जो दंगल हुई, उसमें होम मिनिस्टर करके सीएम ने रिप्लाई दिया। उसके बाद एकनाथ शिंदे जी भी खड़े हो गए और उन्होंने भी निवेदन के तौर पे अपना भी रिप्लाई दिया। तो ये चीजें हो रही है, और इसमें ये बाहर की जो चीजें हो रही है ये अंदर ला गई है। अजित पवार इसमें सबसे लकी है, उनको पता है ये दोनों झगड़ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। वो उन्होंने अपने विधायकों को ज्यादा ये निधि दे दिया है उनके कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बजट भी पेश कर दिया है, उन्होंने वो जो लाड़की बहन योजना उन्हीं की मिनिस्टर देख रही है, उसको भी सबसे ज्यादा फंड दिया है। अब बात यह है कि एकनाथ शिंदे जी ये चाहते हैं कि मेरे पिछले जो सब डिसीजन है उसको ही लेके गवर्नमेंट कैरी फॉरवर्ड हो। और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जी को ये चांस ही नहीं मिल रहा है कि वो कुछ अपना कर पाए, इसलिए 100 दिन हो गए सरकार को। सरकार ने 100 दिन के बाद हमने क्या किया ये बताया नहीं। तो ये सब चीजें हो रही है। और कुणाल कामरा का जो इश्यू है, इसमें कुणाल कामरा को 2 बार मुंबई पुलिस ने अभी समन्स दिया है। इसमें कुणाल कामरा लीगल बैटल और पुलिस बैटल दोनों लड़ रहा है। उसने उसमें बोल दिया है कि अजित पवार जी ने जो कहा था विरोधी पक्ष नेता के तौर पे, वही मैंने कहा है। अजित पवार जी ने बाहर आके मीडिया को यह बता दिया कि तब मैंने जो बात कही थी, तब मैं विरोधी पक्ष नेता था, वो बात वहां सही थी, अभी वो सही नहीं है। इसमें हुआ क्या है, बीजेपी की गवर्नमेंट एज सच ऐसा कोई परसेप्शन पब्लिक के तरफ जा नहीं रहा है। अभी भी ये सरकार 3 पार्टियों की सरकार है, ऐसी ही जा रही है। इतना बीजेपी को सीट्स मिलने के बावजूद भी और उनके पास सीएम पद होने के बावजूद भी एकनाथ शिंदे जी के पास ऐसा क्या मैजिक है कि उनको ये लगता है कि वो वापस से सीएम बन जाए। आप जो कह रहे हैं उससे ये दिख रहा है कि 3 पार्टियों का गठबंधन है, एक दूसरे में टांग खिंचाई है, एक नाथ शिंदे कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस
मौका देख रहे हैं कुछ करने की, इसमें अजीत पवार जो है अपने मौज कर रहे हैं अपने विधायकों को सेट करके। विपक्ष क्या कर रहा है? आपने बहुत सही पहले बोला कि भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे कोशिश कर रहे हैं कि विपक्ष की जो जमीन है उसको भी हाईजैक कर लिया जाए, मतलब मुद्दे उठाने, प्रोटेस्ट करने की जिम्मेदारी भी सत्ता पक्ष ही ले ले। तो अब शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस, इनके पास क्या बचता है महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में, या बीएमसी का चुनाव होने वाला है अगर मैं ठीक ठीक बोल रहा हूं, तो क्या रणनीति रहेगी विपक्ष की महाराष्ट्र में? जहां तक के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव की बात है, जिसमें बीएमसी के मुंबई के चुनाव आने वाले हैं, अभी तक के कोर्ट के ऑर्डर कुछ नहीं आई है कि जिससे चुनाव दिख रहे हैं कि आगे ये महीने में चुनाव होंगे। ये माना जा रहा है कि कोर्ट के ऑर्डर आ जाएगी और लेट गो दिया जाएगा। सो अक्टूबर नवंबर में दिवाली के पहले या बाद में बीएमसी के, मुंबई महापालिका के चुनाव होंगे, और तभी कुछ महापालिका, जो बड़ी बड़ी महापालिका है, उनके भी होंगे और जिला परिषद के भी चुनाव होंगे, जो 4.5 साल से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की चुनाव हुए नहीं है। अभी ये सत्र में क्या देखा गया है कि जो अपोजिशन है वो पूरा नील है, और उनकी स्पेस जो है ये हथियाने के चक्कर में सब लगे हैं। शिंदे गुट तो ज्यादा लगा है। अजित पवार आज जैसे ही कल ये खत्म हुआ विधानसभा सत्र, आज कोल्हापुर चले गए और वो अपने बहुत सारे पक्ष प्रवेश करा रहे हैं, वो भी अपनी पार्टी बढ़ाने में लगे हैं। कहने का मतलब ये है कि बाहर जो हो रहा है वो सदन में आ रहा है, और सदन में आने के बाद जो बाहर हुआ है उस पे से ऑर्डर्स निकाली जा रही है, उस पे से कार्रवाई हो रही है। उससे क्या हो गया है कि जनता के जो प्रश्न है, जो विरोधी पक्ष ने उठाने चाहिए, वो उठा नहीं पा रहे। अगर उठाए भी तो सरकार उसके तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार लेकिन अपने रिप्लाई में वो जो जनता के प्रश्न है उसके लिए जो भी ऑर्डर देना है, जो भी अलॉटमेंट फंड्स का करना है, वो कर रही है। एंड अपोजिशन कहीं भी नहीं दिख रहा है। आज हालत यहां तक आ गई है कि अपोजिशन में एक एक नेता चुन के उनके पीछे कुछ ना कुछ लगाया जा रहा है। जैसे कि दिशा सालियन, ये जो केस है, इसमें दिशा सालियन की मृत्यु हुई थी। पहले बताया गया कि नहीं, उसका सुसाइड था, फिर बाद में बताया गया नहीं, एक्सीडेंटल डेथ है। अब उसमें मुंबई हाईकोर्ट में ये सत्रकाल के दरमियान ही पिटिशन गया है उसके फादर का ही, सतीश सालियन का। मुंबई पुलिस के तरफ भी अभी कंप्लेंट गई है और उसका एफआईआर करो, ऐसा बोल रहे हैं। कल हाउस में गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया है कि एसआईटी कंटिन्यू रहेगी, एंड आदित्य ठाकरे को फ्रेम करने की बात हो रही है। आदित्य ठाकरे को फ्रेम करना बोले तो उद्धव ठाकरे को फ्रेम करना है, और उसमें जो अभी मुंबई पुलिस में गई है कंप्लेंट, उसमें उद्धव ठाकरे जी को भी आरोपी किया है, आदित्य ठाकरे को भी आरोपी किया है। सो ये जो चीजें आ रही है सब बीएमसी के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए ही आ रही है। और इसके बाद में बीजेपी को भी ये पता है इसका फायदा हमें भी होना है, क्योंकि मुंबई में जहां का मराठी वोट है उसका परसेंटेज कम कम होते जा रहा है, और अदर देन मराठी वोट्स वो ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो दिशा सालियन, सुशांत सिंह राजपूत केस, ये बिहार में के चुनाव में भी काम आ सकती है। तो वो चीजों को बढ़ाया जा रहा है ना। अपोजिशन को कोई चारा ही नहीं है। एक तो सत्रकाल में अपोजिशन को कोई स्पेस नहीं है, इलेक्शंस नहीं है, और सत्र खत्म होने के बाद वहां पे भी अपोजिशन को स्पेस नहीं है। वो तो संजय राउत रोज सुबह कुछ ना कुछ करके बोल देते हैं, इसलिए 2-3 हेडलाइन मिल जाती है। वरना कांग्रेस का ऐसा कौन सा नेता है जो चर्चा में आ रहा है, या शरद पवार गुट का ऐसा कौन सा नेता है जो चर्चा में आ रहा है? मैं तो यहां तक कह दूं कि 1 महीने से जी। ज्यादा समय हो गया है, शरद पवार जी ने ऐसा कोई स्टेटमेंट या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की कि जिससे बड़ी खबर सरकार के खिलाफ आई। सही बात। तो ये स्थिति है महाराष्ट्र की। मुझे आखिर में एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए कि आपने बताया कि 100 दिन की सरकार हो गई है, सरकार बता नहीं पा रही कि उन्होंने क्या काम किया है, मुद्दे अलग अलग उठाए जा रहे हैं, विपक्ष पंगु पड़ा हुआ है, सत्ता पक्ष अपने हिसाब से चीजों को मैनेज कर रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के लोग, खासतौर पे मुंबई जहां आप ऑपरेट करते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, जो नॉन पत्रकार है, जो पत्रकार नहीं है, जर्नलिस्ट नहीं है, हमारे हमारी बिरादरी से नहीं आते हैं, वैसे कुछ लोगों से अगर बातचीत होती होगी तो वो क्या समझते हैं, इन इन गुना भाग को वो समझ पा रहे हैं? जो चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या मराठी लोग या महाराष्ट्र के नागरिक इसको समझ पा रहे हैं? एक मोटा मोटा क्या आकलन कहता है आपका, या फिर अभी जनता के समझ से बाहर है ये चीज? देखिए सर जी, बात यहाँ तक है कि अभी
पत्रकारिता में भी और राजनीति में भी महाराष्ट्र के कंगाली का दौर चल रहा है। आज महाराष्ट्र की जनता जो मुंबई छोड़ के जो है, इंटीरियर महाराष्ट्र में आप जाइए, कहीं पे भी टीवी का बूम या कैमरा लोगों तक नहीं जा रहा है। लोगों के एस्पिरेशंस क्या है, लोग क्या चाहते हैं, ये कोई नहीं पूछ रहा। वो टीवी के न्यूज़विल में, टीवी चैनल्स के दिख नहीं रहा है। बातें हो रही है मुंबई में जो हो रहा है, मुंबई की बातें हो रही है, नेताओं की बातें हो रही है। देखिए एक सिंपल सा रूल है, जर्नलिज्म फॉर द पीपल, बाय द पीपल, और जर्नलिज्म जो चाहिए वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट से चाहिए। लेकिन अभी क्या हो गया है, प्रो एस्टेब्लिशमेंट माइंडसेट से जर्नलिज्म हो रहा है और वो टीवी पे बहुत हावी है। उससे लोगों की बातें लोगों तक न्यूज़विल के द्वारा या टीवी चैनल्स के द्वारा नहीं जा रही है। अब जो हो रहा है कुणाल कामरा इशू, जो वो कितने लोगों के लिए वो इशू बहुत बड़ा है। ज्यादा से ज्यादा मुंबई में जो आप कॉस्मोपॉलिटन आप कह रहे हैं कि लोग रहते जनता हैं, से जुड़ा हुआ कितना बड़ा मुद्दा है ये, मतलब जनता के हित से जुड़ा हुआ मामला तो नहीं दिल है। है। कौन कुणाल कामरा एक ओवर रेटेड कॉमेडियन है, उसको आप इतना बड़ा कर रहे हो, लार्जर देन लाइफ, उसके व्यूज बढ़ा के उसकी कमाई करवा रहे हो आप। वो जनता के हित में थोड़ी बात कर रहा है, वो तो अपना मनोरंजन कर रहा है। और देखिए, मैंने ये बात कही थी और ये बहुत लोगों ने ये क्वाइन किया, पॉलिटिकल जोक्स आर इजी टू अंडरस्टैंड बट हार्ड टू डाइजेस्ट। वैसा हो गया। ये किसके लिए डाइजेस्ट हार्ड हो गया है? ये पॉलिटिशियंस के लिए हुआ है, वो बिरादरी के लिए हुआ है। अब बात यहां तक के है कि यहाँ पे किसान नाराज है, उसको दाम नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे उसको फसल बीमा के पैसे ठीक से नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे जो फसल बीमा की स्कीम थी, 1 रुपए में फसल बीमा, वो पूरी की पूरी स्कीम घोटाला हो गया है। सरकार ने उसको कबूल कर दिया है, वो स्कीम बंद गिर गई है, अब नई स्कीम लाएंगे बोल रहे हैं। वैसे ही पानी की समस्या अभी बहुत है, सब तरफ पानी की किल्लत है। दूसरी बात, और भी यहाँ पे जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के चुनाव नहीं है और ज्यादातर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज पे एडमिनिस्ट्रेटर बैठा है, उसके कारण काम नहीं हो रहे। मुंबई में आज आप कहीं पे भी जाइए अपनी गाड़ी लेके, आपको इतने रास्ते की खुदाई दिखेगी और इतने डाइवर्शंस लगेंगे कि जहां जाने के लिए आपको 1 घंटा लगता है, वहां जाने के लिए आपको 2 घंटे मिनिमम लग रहे हैं। तो ये सब चीजें हो रही है। और फिर कुणाल कामरा, दिशा सालियन, सुशांत सिंह, अब सुशांत सिंह राजपूत में केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया है। दिशा सालियन जी। की केस का पिटीशन आया है। अब बोल रहे हैं कि दिशा सालियन की केस के एंगल से सुशांत सिंह राजपूत केस का री इन्वेस्टिगेशन करो। इसमें अपोजिशन को फंसाया जा रहा है, ये दिख रहा है और इसका कोई फायदा नहीं है। ये बुमरैंग होने वाला है, ये गवर्नमेंट को भी पता है। लेकिन हो रहा क्या है कि किसी एक गुट की डिमांड है तो उसको लेके चलो, यहाँ राजनीति करो। अब हुआ क्या है, वो मैंने जैसे बात कही, दंगाई भी हम ही है, उसका हल भी हम ही निकालेंगे, उसका प्रश्न भी हम ही पूछेंगे, उत्तर हमारे पास है, हल हमारे पास है, अपोजिशन बीच में आएगा नहीं। जा जाके कांग्रेस जो अभी बिल्कुल परस्त हो चुकी है, उसके पास कुछ नहीं रहा है, कांग्रेस अभी ये मूड में नहीं है कि कैसे पार्टी को रिवाइव करे। एक यात्रा उन्होंने निकाली, उसको ज्यादा रिस्पांस नहीं आया, वो भी छोटी सी यात्रा थी। राहुल गांधी जी यहाँ आते नहीं है, प्रियंका गांधी जी यहाँ आते नहीं है, सब कुछ केसी वेणुगोपाल की तरफ सौंप दिया है। पहले के जो यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट थे, वो विधायक थे, तो वो सदन में प्रश्न पूछते थे। अभी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है, वो विधायक नहीं है, उनकी बात कौन कितना रखता है। मैं तो यहाँ तक के देख रहा हूँ कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो उसकी कोई दखल भी नहीं लेता है, उसका कोई कॉग्निजेंस भी नहीं लेता है। और शरद पवार जी तो स्मार्ट है, उनकी पार्टी उनसे भी स्मार्ट है। वहां पे दूसरी चर्चा चल रही है कि कभी भी वो अजित पवार जी के साथ जा सकते हैं या मोदी जी के साथ अलग गुट करके एनडीए का पार्ट बन सकते हैं, वो भी चर्चा शुरू है। फिर रही सही जो 2-3 लोग बोल रहे हैं अपोजिशन से, वो संजय राउत है। और संजय राउत ने इतना ओवर एक्सपोजर खुद को ले लिया है कि कभी कभार उनकी एक आधी हेडलाइन मिस भी हो जाती, ना आपको बुरा लगता है ना मेरे को बुरा लगता है एज एडिटर, क्योंकि क्या रोज भी बोल रहे हैं, तो रोज बोलने वाले को कितना हर मुद्दे पे बोल रहे हैं। भी हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, इतने अच्छे से, इतने विस्तार से हमें, हमारे दर्शकों को, ऑफ कैमरा के दर्शकों को महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर खाने क्या सब हो रहा है वो सब समझाने के लिए।